गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली दो कक्षाओं से हम हमारे एक नए पाठ निर्धनता एक चुनौती के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उसके बारे में समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। और अब तक हमें पता लगा कि निर्धनता किसे कहा जाता है। निर्धनता का निर्धारण जो निर्धारित रेखा से किया जाता है, जिसे निर्धनता रेखा बोला जाता है। उसके हमने दो मापक पढ़े यहाँ पर। पहला मापक हमारे पास था आय और दूसरा मापक हमारे पास था कैलोरी। उसके अलावा हमने जो गरीबी जो आती है वो भारत के किन किन क्षेत्रों के अंदर आती है, किन किन समूहों के अंदर आती है, और जो वैज्ञानिक है वो जो इस गरीबी है उसको किन रूप में देखते हैं। तो सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में जो गरीबी है उसको हमने वैश्विक परिदृश्य के ऊपर भी देखा कि किस प्रकार विश्व बैंक के आंकड़े हमारे पास आते हैं और वो किस व्यक्ति को गरीब मानता है। जो व्यक्ति $2 प्रतिदिन अगर नहीं कमा पाता है तो वो गरीब व्यक्ति है। तो आइए अब हम आज के हमारे इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे निर्धनता के कारण, और हम बात करते हैं जो भारत है उसके अंदर जो व्यापक निर्धनता है उसके कारण क्या है। तो सबसे बड़ा कारण है भारत का निर्धनता का नंबर 1, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। भारत की जो जनसंख्या है वो तेज गति से बढ़ रही है, और अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो 2045 में हम चाइना को पीछे छोड़ करके विश्व के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश क्या बन जाएगा? भारत। और इतनी बड़ी जनसंख्या का जो है पेट भरना, उसकी आवश्यकता को पूरा करना बहुत क्या होता है? मुश्किल। दूसरा हमारे पास आता है आय का असमान वितरण। आय का असमान वितरण। जो आय होती है, जो पैसा होता है वो बहुत कम लोगों के पास है। जो अमीर लोग हैं, भारत का जो पैसा है वो केवल 10% लोगों के पास है। 90% के आसपास का पैसा भारत का, जबकि बाकी की जो 90% जनसंख्या रहेगी उसके पास केवल 10% है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तीसरी है बेरोजगारी। लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें समय पर काम नहीं मिल पाता है। साल के 6 महीने में उन्हें काम मिलता है और 6 महीने वो क्या रहते हैं? बेकार रहते हैं। तो ये भारत में भी गरीबी का सबसे बड़ा क्या है? कारण है। तीसरा कारण के बाद हमारे पास चौथा कारण आता है औद्योगिक विकास की कमी। भारत का जो औद्योगिक विकास बहुत कम है, इस कारण सभी लोगों को हम क्या नहीं दे पा रहे हैं? रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि औद्योगिक विकास होगा तो द्वितीयक जो क्षेत्रक है, द्वितीय क्षेत्र के व्यक्तियों का क्या बढ़ेगा? रोजगार बढ़ेगा। और ये सबसे ज्यादा जो है देश की अर्थव्यवस्था में क्या देता है? योगदान देता है। और इसी वजह से तृतीय क्षेत्र में भी क्या होगी? बढ़ोतरी। नंबर 5, अशिक्षा। अनपढ़ता भी कह सकते हैं। अनपढ़ जो व्यक्ति होता है वो केवल ऐसे ही काम कर सकता है, और उस जो काम करता है उसके अंदर उसे आय भी क्या मिलती है? ज्यादा। केवल वो मजदूरी कर सकता है, खानों में काम कर सकता है, कुली का काम कर सकता है, परिवहन का काम कर सकता है, मल ढो सकता है। तो अगर ऐसे वो काम करेगा, अगर वो स्किल्ड नहीं है, वो तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है, तो उसी की आय क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और सबसे ज्यादा है कृषि पर बोझ या कृषि पर निर्भरता। आज भी भारत की जो है 2/3 जो जनसंख्या है, करीबन करीबन 75% जनसंख्या किसके ऊपर निर्भर करती है? खेती के ऊपर। और खेती के कामों के ऊपर ज्यादा दबाव होने की वजह से यहाँ पर प्रचंड बेरोजगारी क्या है? पाई जाती है। ये तो थे भारत के अंदर जो है गरीबी जो पाई जाती है उसके कारण क्या है। उसके बाद में अब हमारे पास आते हैं उपाय कि गरीबी को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो दूर करने के उपाय क्या है? नंबर 1, उल्टा कर दीजिए, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। क्या करें हम? जनसंख्या वृद्धि पर क्या कर लें हम? अगर नियंत्रण कर लें तो गरीबी रेखा को हम क्या कर सकते हैं? जो नीचे रहने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या में क्या कर सकते हैं? कमी कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास औद्योगिक विकास नहीं हो रहा था तो हम क्या कर दें? लघु और कुटीर उद्योगों को क्या दें? प्रोत्साहन दें। कुटीर उद्योगों में क्या करें? वृद्धि करें। घरों के अंदर जो है लोग छोटे छोटे क्या लगा ले? अपने कारखाने लगा ले। उससे लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। तीसरा क्या है? रोजगार के अवसर सृजन करना। रोजगार के अवसर सृजित करना, यानी कि यदि सरकार नए नए रोजगार के अवसर सृजित कर देगी तो लोगों को क्या मिलेगा? काम मिलेगा। चौथा क्या था हमारे पास? शिक्षा को क्या बनाना? रोजगारोन्मुख। रोजगारोन्मुख
यानी कि ऐसी शिक्षा दी जाए लोगों को, जैसे ही वो अपनी शिक्षा पूर्ण करे उन्हें क्या मिल जाए, रोजगार मिल जाए। और इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी क्या निर्धारित की जाए, न्यूनतम मजदूरी, क्योंकि जो है गरीबों का सबसे ज़्यादा जो है शोषण किया जाता है वो मजदूरी में, सारा दिन काम करवाया जाता है और वेतन उनको क्या दिया जाता है, बहुत कम दिया जाता है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, गरीबी निरोधी उपाय। भारत सरकार ने जो है गरीबी को दूर करने के लिए कुछ एक योजनाएं चलाई गई है और उसके दो कारक, एक है समृद्धि, यानी कि लोगों को आर्थिक रूप से क्या किया जा रहा है, समृद्ध किया जा रहा है। क्योंकि एट प्रेजेंट में 1980 के दशक के बाद भारत की जो आर्थिक समृद्धि है वो क्या हो रही, बढ़ रही है। आर्थिक रूप से भारत क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है। अगर आर्थिक रूप से देश का विकास होगा, उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा और गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। और दूसरा जो कारण है वो है लक्षित निर्धनता निरोधी, यानी कि हमने ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं जिसका लक्ष्य है कि निर्धनता को क्या करना, कम करना। तो उससे क्या होगा, देश की निर्धनता क्या होगी, कम होगी। वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले जो है हरियाणा, हम बात करें भारत के अंदर नंबर 1 प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलाई है भारत सरकार ने 1993 में। इसके तहत क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर और छोटे शहरों में जो शिक्षित बेरोजगार है उनको जो है रोजगार दिया जाएगा। इसके तहत किसको रोजगार दिया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र में और छोटे शहरों के अंदर जो शिक्षित लोग हैं उनको क्या दिया जाएगा, रोजगार। दूसरी चलाई गई थी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, और इसका प्रारंभ किया गया था 2000 में। इसका मुख्य उद्देश्य था जो गांव है उनके अंदर लोगों को जो है आश्रय देना, गांव की जो पेयजल की जो समस्या है उसको दूर करना, गांव की जो बिजली की समस्या है उसको क्या करना, दूर करना। उसके बाद में इससे क्या होगा, गरीबी को जो है हटाने में क्या मिलेगी, मदद। और तीसरा था राष्ट्रीय काम के बदले अनाज। ये 2004 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, 2004 में। इसके तहत क्या किया गया था, देश के जो 150 पिछड़े जिले थे, पहले चिन्हित किया गया, पिछड़े जिले थे जो 150 पूरे देश के, उनके अंदर ये लागू किया गया था। जहां पर क्या होगा, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनको मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता थी। जो अकुशल थे, शारीरिक रूप से तो काम कर सकते थे लेकिन क्या थे, कौशल युक्त नहीं थे, तो केंद्र सरकार उनको क्या देगी, आर्थिक सहायता देगी। महत्वपूर्ण ये योजनाएं हैं जो भारत के अंदर प्रस्तावित है। उसके बाद है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, यानी कि कोई भी व्यक्ति, और इसको चलाया गया था 1999 में। इसके तहत क्या था, भी कोई भी व्यक्ति जो अपना स्वयं का रोजगार करना चाहता है उसको भी आर्थिक रूप से क्या दी जाएगी, सहायता दी जाएगी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो घटना जो थी वो थी नंबर 5 पे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। महत्वपूर्ण था ये आया था 2005 में। आजकल इसका नाम है मनरेगा, एक नाम और जुड़ गया इसके साथ, इसको क्या बोला जाता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ही नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार मिलेगा, कम से कम। कितने दिन का रोजगार मिलेगा, 100 दिन का। और अगर 100 दिन किसी व्यक्ति को काम नहीं दे पाते हैं तो सरकार उसे क्या देगी, बेरोजगारी भत्ता। क्या देगी, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये वो कार्यक्रम है जिसके तहत भारत के अंदर निर्धनता को समाप्त करने का क्या किया जा रहा है, प्रयत्न किया जा रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉइंट, वो आता है भावी चुनौतियां। निर्धनता के अंदर तो धीरे धीरे क्या आ रही है, गिरावट आ रही है, और उसकी गिरावट के बावजूद भी भारत के अंदर जो निर्धनता उन्मूलन है वो एक सबसे बड़ी बाध्यकारी चुनौती फिर भी बनी हुई है। हालांकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में और विभिन्न राज्यों में निर्धनता की जो व्यापकता है वो क्या है, असमान है, ये मैंने देख लिया था। और आने वाले आगे के जो 10-15 जो साल है उसके अंदर भी हम निर्धनता को क्या कर पाएंगे, कम करेंगे।
उसके लिए हमें क्या करना है, उच्च आर्थिक समृद्धि, देश का आर्थिक रूप से विकास करना, सभी लोगों को निःशुल्क जो है प्राथमिक शिक्षा देना चाहिए, जनसंख्या जो विकास है उसमें गिरावट आनी चाहिए, जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है, महिला का जो समाज है हमारा, या महिला और समाज के अंदर आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनको जो है सशक्त करना होगा। तो इसके साथ साथ जो है निर्वाह के जो उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर का जो विषय हमने अपनाया हुआ है उसको छोड़ना होगा हमें। और बुद्धिजीवी ने इसका समर्थन किया है कि मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। अवधारणा क्या होनी चाहिए, मानव निर्धनता। हो सकता है बड़ी संख्या में लोग अपना धर्म भोजन जुटाने में क्या हो, समर्थ हो, लेकिन क्या उनके पास शिक्षा है, क्या उनके पास घर है, क्या उनके पास स्वास्थ्य सेवा है, क्या उनके रोजगार सुरक्षित हैं, क्या वो लिंग और जाति के आधार पर भेदभाव से मुक्त हैं, क्या बाल श्रम की प्रथा अब भी प्रचलित है। तो अगर विश्वव्यापी अगर अनुभवों को हम देखें तो विकास के साथ साथ निर्धनता की परिभाषा भी क्या होती है, बदलती रहती है। और निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है और हम आशा करते हैं कि अगले जो दशक के अंत तक सभी लोगों को हम क्या है, केवल आय के संदर्भ में नहीं है, न्यूनतम जो उसकी आवश्यक आय है उसको उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ साथ उसको क्या उपलब्ध कराएंगे, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार, लैंगिक समानता और निर्धन जो लोग हैं उनका सम्मान। ये हमारे लिए बहुत बड़ी क्या है, चुनौती है। और इसी के साथ जो है हमारे इस पाठ का समापन होता है। आइए अब हम अभ्यास के प्रश्नों पर नजर डालते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न आता है, भारत के अंदर जो निर्धनता जो रेखा है उसका जो आंकलन किया जाता है वो कैसे किया जाता है। तो हमने बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 328 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 454, और कैलोरी 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में और 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र में। क्या आप समझते हैं निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है? तो अलग अलग देशों के अंदर निर्धनता के पैमाने अलग अलग है। मैंने आपको बताया था अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि कार भारत में कौन सी वस्तु मानी जाती है, भोग विलास की वस्तु मानी जाती है। तो भारत में निर्धनता का आंकलन हम किससे करते हैं, खाद्य आवश्यकता, कपड़े और रहने से करते हैं। 1973 की निर्धनता प्रवृत्ति भारत के अंदर जो कुल जनसंख्या थी 55% क्या थी, गरीब थी, और ये घट करके आज 93 में कितनी हो गई थी, 36%, और उसके बाद 99 के अंदर कितनी हो गई थी, 26.1%। यानी कि 55 से हम कहाँ पर आ गए थे, 26% पर आ गए थे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न आता है वो है, भारत में निर्धनता जो है उसका अंतर्राज्यीय असमानता। वो हमने देखा था बिहार और उड़ीसा सबसे गरीब हैं, जहां पर उड़ीसा का निर्धनता अनुपात 8% में बढ़कर के अब कितना हो गया है, 47%। नए आंकड़े आ गए हमारे पास। तो उड़ीसा भारत का सबसे क्या है, गरीब राज्य है। ये नए आंकड़े हैं भी 8% के, 47%। जबकि बिहार का कितना हो गया है, 43%। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न आता है नंबर 5, उन सामाजिक आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत में निर्धनता को जो है कम कर सकते हैं। तो वो हमारे पास कौन कौन से थे, 3 थे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कृषि मजदूर। तो उनकी अलग अलग प्रतिशतता हमने यहाँ पर निकाली थी, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत था वो 51 था। इसके अलावा जो अनियमित मजदूर हैं उनका प्रतिशत कितना था, 50%। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है, वैश्विक जो निर्धनता है उसकी प्रवृत्ति के बारे में जो है वर्णन हमने करना है। तो वैश्विक अगर हम प्रतिनीति है तो उसमें हमने जाना था कि अगर कोई भी व्यक्ति $1.9 नहीं कमा पाता है प्रतिदिन तो वो व्यक्ति क्या है, गरीब है। अगर अपना जीवन निर्वाह क्या नहीं कर पाता है, $2 के ऊपर नहीं कर पाता है। तो भारत के अंदर ये जो प्रतिशतता थी वो लगभग कितनी थी, 22% थी उस समय। उसके बाद में हमारे पास आता है निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान जो है सरकारी नीति के ऊपर चर्चा करें। तो हमने आपको अभी बताया था कि स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और अनाज के बदले काम के बदले अनाज योजना हमने चलाई है। इसके अलावा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं? तो मानव निर्धनता का मतलब है जो व्यक्ति जो अपनी मूलभूत आवश्यकता से वंचित एक कष्ट भरा जीवन जीता है। मूलभूत आवश्यकता क्या होती है उसकी, वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है, वो कुपोषण का शिकार हो जाता है, स्वास्थ्य की उसके अंदर कमी है, उसको रोजगार नहीं मिल पाता है। निर्धनों में सबसे निर्धन कौन है? जो निर्धन है उसमें सबसे निर्धन कौन है? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और खेतीहर मजदूर और नगर में रहने वाले अनियमित मजदूर। इनकी गणना निर्धनों में क्या की जाती है, सबसे निर्धनों की। उसके बाद है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम।
तो उसकी हमने बताए थे कि सबसे पहले बात तो है 600 जिलों में लागू की गई है इसको। प्रश्न आ जाता है कई बार, कितने जिलों में लागू किया गया है इसे? 600 जिलों में लागू किया गया है, बहुत बार आता है ये प्रश्न। इसके अलावा काम के कितने दिन दिए गए हैं? 100 दिन। इसके तहत आने वाले व्यक्ति को 100 दिन, और कोई भी आवेदक अगर रोजगार के लिए आवेदन करता है तो 15 दिन के अंदर उसे क्या दे दिया जाएगा? रोजगार दे दिया जाएगा। और अगर उसको रोजगार नहीं दिया जाएगा तो उसे क्या दिया जाएगा? फिर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और इसी के साथ हमारे इस पाठ का समापन होता है। आप अभ्यास के सभी प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे और इन्हें अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।